नमस्कार दोस्तों, DCM GS वर्ड में आपका स्वागत है। एडवांस पॉलिटी की सीरीज के अंतर्गत हम लोग प्रस्तावना का अध्ययन कर रहे थे। ये इस पर दूसरी क्लास है, इसकी दूसरी वीडियो है। जिन लोगों ने भी पहला वीडियो नहीं देखा है, इसकी पहली क्लास नहीं ली है, वो लोग उसे ज़रूर देख लें, तभी उसके बाद का समझ में आएगा। आज की इस क्लास में हम लोग धर्मनिरपेक्षता, जो शब्द हमारी प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है, उस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को समझने का हम लोग इसमें प्रयास करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने समाजवादी शब्द और संप्रभुता शब्द, इन दोनों शब्दों को इसके पहले की वीडियो में तथा जो संविधान का आधार है, स्रोत है और महत्व है, इस पर चर्चा हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में कर लिया है। आज हम लोग धर्मनिरपेक्षता अर्थात पंथ निरपेक्षता पर चर्चा करेंगे। इसकी सबसे अच्छी परिभाषा अगर किसी ने दी है वह है डोनाल्ड यूजिन स्मिथ। डोनाल्ड यूजिन स्मिथ ने कहा है कि पंथ निरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो धर्म की व्यक्तिगत तथा सम्यक स्वतंत्रता प्रदान करता है। धर्म की पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है। यहाँ पे संवैधानिक रूप से किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं होता है, और जो धर्म का न तो प्रचार करता है और न ही उसमें कोई हस्तक्षेप करता है। अर्थात धर्म के मामले में राज्य न धर्म का प्रचार करेगा और न ही धर्म का समर्थन करेगा और न ही उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा। अर्थात वो उसे बढ़ावा भी नहीं देगा और उसका विरोध भी नहीं करेगा। ऐसा कहने का प्रयास करना चाहते थे डोनाल्ड यूजिन स्मिथ। सबसे बेहतरीन परिभाषा पंथ निरपेक्षता की अगर किसी ने दी है तो वो इन्होंने दिया है, और इससे ये प्रमाणित होता है कि पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत ये बताने की कोशिश की जाती है कि इस प्रकार का सिद्धांत हो जाता है जिसमें राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहता है। इस आधार पर अगर हम देखें धर्म के आधार पर तो तीन प्रकार के राज्य देश हमें मिलते हैं। एक होता है नास्तिक देश, दूसरा धार्मिक देश और तीसरा धर्मनिरपेक्ष देश। नास्तिक देश उन के अंतर्गत आते हैं जो देश, यह देश उस प्रकार के देश होंगे जिसमें धर्म में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं होगा। धर्म में किसी प्रकार का विश्वास नहीं होगा। यह देश किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते। यह देश किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते। अर्थात कहने का तात्पर्य यहां पर इस बात से है कि इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश की जो व्यवस्था है, उस देश की व्यवस्था पर किसी धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात तो किसी धर्म में कोई विश्वास नहीं रखते हैं, प्रशासनिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर। अगर इन देशों की बात करें तो जैसे कि उत्तर कोरिया या चीन, उत्तर कोरिया और चीन इसके सबसे प्रमुख उदाहरण बन जाते हैं। चीन और उत्तर कोरिया, चीन और उत्तर कोरिया इसके सबसे प्रमुख उदाहरण बनते हैं। अर्थात चीन और उत्तर कोरिया की जो व्यवस्था है ये एक नास्तिक देश के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब जैसे चीन पे आपके दिमाग में आए होगी, चीन तो बौद्धिज्म पर बात करता है या बौद्धिज्म जो सिद्धांत है उस पर ये बात करता है। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर कहने का प्रयास ये किया जा रहा है कि इस देश की व्यवस्था पर धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस देश के जो लोग हैं वो नास्तिक होंगे, वो किसी की पूजा नहीं करेंगे। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है। इसका तात्पर्य यहाँ पर इस बात से होता है कि इस देश की व्यवस्था पर धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा होता है धार्मिक देश, अर्थात जिस देश की व्यवस्था पर, वहाँ की शासन व्यवस्था पर धर्म का प्रभाव पड़ता है। अर्थात उस देश की शासन व्यवस्था धर्म के आधार पर चलाया जाता है। अर्थात जिस देश की, इस देश की शासन व्यवस्था धर्म के आधार पर चलाया जाता है, चलाया जाता है। अर्थात वो देश जो होंगे वो धार्मिक देश होंगे। अर्थात इस देश की शासन व्यवस्था में धर्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, धर्म का प्रभाव पूरी तरीके से बना रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो संविधान है उस संविधान में वहाँ की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे कि कुरान की अगर हम बात करें या फिर शरीयतों की बात करें, तो उसका प्रभाव यहाँ के संविधान में देखने को मिलता है। इसके अलावा श्रीलंका जो देश है, श्रीलंका या सऊदी अरब,
तो ये जो देश हैं इन पर यहाँ की शासन व्यवस्था पर धर्म का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं वो वहाँ के धर्म के आधार पर बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार के देश को हम धार्मिक देश कहते हैं। और तीसरा हमारा देश होता है धार्मिक अर्थात धर्मनिरपेक्ष देश होता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि ये किसी धर्म को ना बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे और ना ही किसी धर्म का विरोध करेंगे, अर्थात ये एक सकारात्मक भूमिका में रहते हैं। ये एक सकारात्मक विचारधारा है, एक पॉजिटिव विचारधारा है। और हम अगर नास्तिक देशों की बात करें तो ये एक नकारात्मक विचारधारा बनती है इस मामले को लेकर के। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर यह हो जाता है कि इन देशों में सभी धर्मों को समान अधिकार मिल जाता है, परंतु शासन का आधार कोई विशेष धर्म नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें निकल करके आती हैं। पहला होता है कि इसमें सभी धर्मों को समान अधिकार मिलता है और बाकी शासन पर किसी धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। शासन पर किसी धर्म का प्रभाव नहीं होता। समझ पा रहे हैं आप लोग? अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि शासन के द्वारा किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं की जाएगी और किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के देशों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? धर्मनिरपेक्ष देशों के अंतर्गत रखते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो भारत जो है इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा अमेरिका का जो संविधान है वो भी एक धर्मनिरपेक्ष देशों के अंतर्गत आता है। ये मुख्यतः धर्म के आधार पर तीन प्रकार के देश पाए जा रहे हैं। एक नकारात्मक भूमिका जिसके शासन व्यवस्था पर धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरा वो जिसके शासन व्यवस्था पर धर्म का प्रभाव पड़ता है, और तीसरा वो होता है जो धर्म की आलोचना तो नहीं करते हैं, सभी धर्मों को बराबर महत्व देते हैं और इसके साथ ही वहाँ की शासन व्यवस्था पर धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात धर्म और शासन दो अलग अलग चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो इसी प्रकार की शासन व्यवस्था हो जाती है। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता जो शब्द यहाँ पर यूज किया गया है इसको लेकर के बहुत अधिक कंफ्यूजन बना रहता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में मुख्यतः क्या अंतर है। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये मुख्यतः गांधी की विचारधारा थी, इसे गांधी के द्वारा दिया गया था। और धर्मनिरपेक्ष एक जो यूरोपियन कंट्री रहे हैं, यूरोपियन कंट्रियों के द्वारा दिए गई विचारधारा अर्थात सेकुलरिज्म की जो बात करते थे वो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। लेकिन पंथ निरपेक्षता की बात, तो धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य आप यहाँ पर समझ ही पा रहे होंगे। भी इसके बारे में बात किया गया था कि जिन देशों का अपना कोई धर्म नहीं होता है तथा शासन में किसी भी एक धर्म को आधार नहीं बनाया जाता है और सभी धर्मों को समान अवसर दिया जाता है, यह एक व्यापक विचारधारा बन जाता है, एक व्यापक विचारधारा बन जाता है। अर्थात धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करें तो धर्मनिरपेक्षता आप यहाँ पर समझ ही पा रहे होंगे। तो ये जो व्यवस्था है ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। और गांधी का मानना था कि पंथ निरपेक्षता अर्थात गांधी पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता से बिल्कुल अलग मानते थे। इनका मानना था कि कोई व्यक्ति धर्म से अलग नहीं हो सकता, अर्थात धर्म से अलग नहीं हो सकता क्योंकि एक व्यापक विचारधारा होती है, परंतु पंथ से अलग हो जाता है। यहाँ पर पंथ से तात्पर्य था, जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम बौद्धिज्म की बात करें तो उसमें हीनयान महायान, अगर हम जैनिज्म की बात करें श्वेतांबर और पीतांबर, इस तरीके से जैसे कि शिया सुन्नी, इस्लाम में, हिंदू रिलीजन में विभिन्न प्रकार के पंथ होते हैं, वैष्णव शैव, तो इस प्रकार के जो पंथ की बात यहाँ पर की जा रही है तो ये मुख्यतः गांधी की विचारधारा थी। उनका मानना था कि आप इन पंथों से तो दूर हो सकते हैं लेकिन रिलीजन से दूर नहीं हो सकते। तो ये मुख्यतः अंतर होता है धर्मनिरपेक्ष में और पंथ निरपेक्ष में। तो अगर हम गांधी की विचारधारा को देखें तो इसमें इनका मानना था कि धर्म जो है इससे आप अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन पंथ निरपेक्षता अर्थात पंथ से आप अलग हो सकते हैं। भारत की प्रस्तावना में भी इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस भारत के संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा गया था। परंतु इसके पहले अब एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि भारत की प्रस्तावना में इस शब्द को क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इसके पहले की अगर हम बात करें, यानी कि भारत का जो संविधान है, मूल संविधान है, तो उस संविधान में आर्टिकल 14, इसे आप लोग एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि प्रस्तावना की जो ये प्रस्तावना में जो शब्द है, प्रस्तावना में जो शब्द है धर्मनिरपेक्षता, इसका प्रयोग क्यों करना पड़ा, किस लिए करना पड़ा, क्योंकि इसके पहले कि अगर हम बात करें या हमारे मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इसके अलावा आर्टिकल 19, 25, 28, आर्टिकल 19, 25 और 28, इन सभी में धर्म की स्वतंत्रता की बात कहीं ना कहीं की गई है। आर्टिकल 14 आपने पढ़ा होगा, 15 में कहा गया है कि किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के बीच में जाति, धर्म, व्यक्ति, स्थान, जन्म स्थान, इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अवसर की समानता यहाँ पर बात किया गया। अवसर की समानता, किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी में जो अवसर दिया जा रहा है उसमें भी किसी प्रकार से धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो जब हमारे फंडामेंटल राइट्स में पहले से ही, अर्थात मौलिक अधिकार में पहले से ही इन आर्टिकलों के आधार पर धर्मनिरपेक्षता की बात, अर्थात धर्मनिरपेक्षता की जो विचारधारा है उसको शामिल किया गया था, तो इसके बावजूद भी, इसके होने के बाद भी प्रस्तावना में इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ने का तात्पर्य क्या रहा, क्यों रहा? आप लोग जब केशवानंद भारती केस के आधार पर जब इसको पढ़ेंगे तो केशवानंद भारती तथा मिनर्वा मिल्स केस के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल आत्मा कहा, अर्थात मूल संरचना में इसको शामिल किया गया धर्मनिरपेक्षता को, और इसे प्रस्तावना में शामिल कर दिया जाता है। तो प्रस्तावना में इसके पहले भी मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी का एक समय रहा जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इसका महत्व तो नहीं रह जाता है वहाँ पर इसको जोड़ करके प्रस्तावना में, लेकिन क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि प्रस्तावना में जुड़ने से पहले ही हमारे संविधान के अंदर मूल जो आपका अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है, उसमें इस प्रकार की विचारधारा को पहले से ही शामिल किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप धर्मनिरपेक्षता को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। भारत जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये हो जाता है कि आप धर्म को बेहतर तरीके से समझ लें, क्योंकि आप यहाँ पर धर्म का तात्पर्य समझ लेते हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या विभिन्न प्रकार के जो धर्म चल रहे हैं उन धर्मों के आधार पे धर्म का तात्पर्य होता है धारण करना, धारण करना, अर्थात आप जिस प्रकार की विचारधारा को धारण कर लेते हैं, अर्थात धारण करने का तात्पर्य होता है धर्म, अर्थात जीवन की शैली, जीवन की जिस प्रकार की शैली को आप अपने अंदर धारण करते हैं वही धर्म होता है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो भारत एक ऐसा देश हो जाता है जो किसी एक विशेष प्रकार के धर्म को ना तो बढ़ावा देता है और ना ही उसका समर्थन करता है और ना ही उसकी अवहेलना करता है। इसके बाद अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला शब्द है आपका लोकतांत्रिक अर्थात डेमोक्रेसी। ये एक यूनानी वर्ड है और ये यूनान के दो शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस तथा क्रेटोस। डेमोस का तात्पर्य है जनता तथा क्रेटोस का मतलब है शासन, अर्थात जनता का शासन। अब्राहम लिंकन की परिभाषा, जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा कि जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार लोकतंत्र होती है, ये आप लोगों को याद आ जाता होगा। तो इसका तात्पर्य होता है जनता का शासन। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से, अर्थात भारत की जो प्रस्तावना है उसके परिप्रेक्ष्य से देखें कि इस लोकतंत्र का शब्द का तात्पर्य क्या है, तो इसको समझने से पहले जरूरी है कि लोकतंत्र के आप प्रकार को समझ पाए। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या तात्पर्य होता है कि जहां पर शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो कानून निर्माण किया जा रहा है उसमें जनता का सीधा इन्वॉल्वमेंट हो, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर सीधी भागीदारी होती है, अर्थात शासन में
कानून निर्माण की प्रक्रिया में शासन की जनता की सीधी भागीदारी, तो इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अर्थात कानून निर्माण में जनता की सीधी भागीदारी। जो कानून निर्माण में जनता की जहां पर सीधी भागीदारी होगी, अर्थात वहां पर जब कानून लाया जाएगा तो उस पर जनता की एक राय ली जाएगी, जनता से इसमें जनमत संग्रह कराया जाएगा और उसके आधार पर जनता जिस कानून को बनाने की इजाज़त देगी और बहुमत के द्वारा जिसको जनता साबित करेगी, जिसको प्रमाणित करेगी, उस कानून को वहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। अर्थात कानून निर्माण की प्रक्रिया में जहाँ पर जनता सीधे रूप से उसमें शामिल होती है, उस व्यवस्था में शामिल होती है, उस प्रकार के लोकतंत्र को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तथा कानून बनाने की वो प्रक्रिया, अर्थात कानून बनाने में जहां पर जनता सीधे प्रशासन में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि जनता सबसे पहले अपना एक प्रतिनिधि चुनेगी और उस प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून का निर्माण किया जाता है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, कानून जो बनेगा, कानून निर्माण, तो जनता जो होगी वो सीधे कानून बनाएगी, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था बनती है वहाँ पर जनता जो होती है पहले एक अपना प्रतिनिधि चुनती है और उस प्रतिनिधि के माध्यम से कानून का निर्माण होता है। अर्थात जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी और उसके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अगर हम भारत की परिप्रेक्ष्य से देखें, भारत की दृष्टि से देखें, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो भारत का लोकतंत्र जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो स्विट्जरलैंड इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हो जाता है। तो स्विट्जरलैंड में इस प्रकार की व्यवस्था है, ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्था है वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसके अलावा फ्रांस की ये व्यवस्था है, आयरलैंड की व्यवस्था है, जापान की व्यवस्था है। इन तमाम देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई गई है, जहाँ पर कानून निर्माण की प्रक्रिया में जनता की सीधी भागीदारी होती है। तथा यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कानून का निर्माण करती है, अर्थात जनता वोटिंग के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, उसे पार्लियामेंट भेजेगी और वहाँ पर कानून का निर्माण उन प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार के लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा डेमोक्रेसी को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके अलावा अगला जो शब्द आपका है वह है गणराज्य। गणराज्य, रिपब्लिकन। इसका तात्पर्य जो होता है वो यह है कि लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा गया है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको दो वर्गों में बांटा जाता है। एक जो होता है वह है राजशाही लोकतंत्र, एक होता है राजशाही गणतंत्र, और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है गणतंत्र। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं गणतंत्र। गणराज्य का तात्पर्य यहाँ पर यह है, गणराज्य या गणतंत्र का तात्पर्य है गणराज्य या गणतंत्र कि जहां पर राज्य का मुखिया, राज्य का प्रमुख निर्वाचित तरीके से आता है, अर्थात उसका निर्वाचन होता है, वो गणतंत्र है। वो गणतंत्र है। यहाँ पर राज्य प्रमुख अर्थात राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, राष्ट्राध्यक्ष, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष के यहाँ पर क्या होगा, निर्वाचन होगा। ये निर्वाचन की प्रक्रिया से आएगा। और यहाँ पर जो होता है, अर्थात जो राजशाही गणतंत्र की अगर हम बात करें, ये वंशानुक्रम के आधार पर चलता है। अर्थात यहाँ का तात्पर्य, यहाँ पर इसका तात्पर्य हो जाता है कि राष्ट्राध्यक्ष का वंशानुक्रम के आधार पर मनोनयन होता है, उसका चयन होता है। तो यहाँ पर होगा राष्ट्राध्यक्ष का वंशानुक्रम के आधार पर मनोनयन या नियुक्ति। समझ पा रहे हैं आप लोग? जहां पर
वंशानुक्रम के आधार पे। वंशानुक्रम का तात्पर्य क्या होगा कि राजा का लड़का फिर राजा बन जाएगा, उसका लड़का फिर राजा बन जाएगा, अर्थात वंशावली चलेगी यहाँ पे, वंश के आधार पर यहाँ पर चलाया जाएगा। अगर हम ब्रिटेन की व्यवस्था को देखें तो वहाँ पर राजशाही व्यवस्था है गणतंत्र का, ब्रिटेन का। ब्रिटेन की व्यवस्था। और अगर हम भारत में देखें तो यहाँ पर भारत में राष्ट्राध्यक्ष का जो है वो निर्वाचन होता है, तो भारत में गणतंत्र है लेकिन ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को इसमें समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई है आपको, उसे फिर से एक बार समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आपने अब तक संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य शब्द को समझा। अर्थात हम लोग प्रस्तावना के अंतर्गत शब्दावली को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना रहे थे। तो ऐसा क्यों किया जा रहा था? ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या था कि हमें 3 प्रकार की चीजें मिल जाए, जिसमें क्या कहेगा, समानता, न्याय और स्वतंत्रता। अर्थात 5 जो मूल शब्द हैं, अर्थात जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द रहे हैं, जिसमें संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, इसको हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद अगला जो शब्द आपको जो इन 5 शब्दों का आधार बनता है, अर्थात इन 5 शब्दों को जो बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया, वो समानता, न्याय और स्वतंत्रता हासिल करने के लिए इनको इस प्रकार का राज्य बनाया गया, जो कि एक संप्रभु राज्य होगा, एक समाजवादी राज्य होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा तथा गणराज्य होगा। ऐसा हम भारत के संविधान को इसलिए बनाए ताकि हमें समानता मिले और न्याय मिले और स्वतंत्रता मिले। तो अब इन शब्दों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। न्याय शब्द, अगला शब्द मिलता है हमें न्याय। न्याय की जो संकल्पना है, इसे सबसे पहले एक सवाल बनता है कि न्याय की संकल्पना हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसे यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से इसे न्याय की जो संकल्पना है उसे वहां से लिया गया था। न्याय की अगर हम बात करें तो हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, रंग, धर्म, लिंग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये मुख्यतः सामाजिक न्याय की ही स्थापना करता है तथा सभी नागरिकों को समान समझा जाएगा, सभी नागरिकों को समान समझा जाएगा। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बहुत ही क्लियरली बता दें, वैसे हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि जहां पर भी समानता की बात की जाती है भारतीय संविधान में, इसका तात्पर्य होता है समानों में समान की बात यहाँ पर की जाती है। तो इस चीज को अपने दिमाग में आप लोग रखेंगे कि सभी नागरिकों को यहाँ पर समान समझने का तात्पर्य है कि सभी समान नागरिकों को एक समान समझा जाएगा, यहाँ पर इसका ये मतलब होता है। तो सामाजिक न्याय की स्थापना जो होती है भारतीय संविधान में, आप भारतीय संविधान में आर्टिकल 15, आर्टिकल 23, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 43 में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जब हम लोग इन आर्टिकल को पढ़ेंगे, आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स में, 23 में, और ये दोनों जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना की बात करते हैं। अर्थात संविधान के आर्टिकल 15, 23, 39 और 43 का लक्ष्य जो है सामाजिक न्याय की स्थापना करना कहीं ना कहीं हो जाता है। इसके बाद न्याय में हमें दूसरा न्याय मिलता है आर्थिक न्याय। इसमें कहा गया है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल किया गया है। अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने योग्यता के अनुसार काम करने का और उसके हिसाब से उसको आय प्राप्त करने का अधिकार होगा और इसमें उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल 16 अवसर की समानता देता है और कहीं ना कहीं आर्टिकल 4 जो भाग 4 है संविधान का, भाग 4 का क,
जिसमें राज्य के नीति निर्धारक तत्वों को शामिल किया गया। इसमें सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात की जाती है। आर्टिकल 39 जो है ये कहीं ना कहीं आपको आर्थिक समानता की बात करता है, आर्थिक न्याय दिलाने की बात करता है। इसके अलावा तीसरा जो आपको न्याय मिलता है वह हमें राजनीतिक न्याय मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को जाति, मूल, वंश, संप्रदाय, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद किए बिना नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार दिया जाएगा। और इसके लिए आर्टिकल 325 और 326, इसमें आर्टिकल 325 के द्वारा आप निर्वाचन सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और इसमें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार आपको दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको राजनीतिक न्याय दिलाया जाता है। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत 3 प्रकार के न्याय की यहाँ पर बात की जाती है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अर्थात किसी भी आधार पर, समाज के आधार पे, अर्थ के आधार पे तथा राजनीति के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान, जाति, लिंग, वर्ग, विभिन्न आधारों पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और हर क्षेत्र में उसे अपना सर्वांगीण विकास करने का पूर्ण मौका या अवसर दिया जाएगा। ये यहाँ पर न्याय का कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा समानता तथा स्वतंत्रता, इन दोनों शब्दों को भी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसके बाद समझते हैं हम लोग समानता और स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में अगला शब्द है समानता। प्रस्तावना हमें 2 चीजों में समानता देता है, प्रतिष्ठा में और अवसर में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के हर नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान कराता है। हम लोग फंडामेंटल राइट्स में इसको देखेंगे आगे चल करके, और हमारे पूरे संविधान में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि हमारा संविधान जो है वो समानता की बात करता है। एक्चुअली पूरा संविधान ही कहीं ना कहीं समानता के अधिकार को लेकर के ही बात किया जाता है, इक्वलिटी की बात करता है हमारा संविधान। कहीं भी आप देखेंगे इक्वलिटी की बात यहाँ पर की जाती है। तो संविधान में हम फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो समानता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 जो है ये कहीं ना कहीं समानता के अधिकार की बात करता है फंडामेंटल राइट्स में। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 325 देश के प्रत्येक नागरिक को अपने क्षेत्र के निर्वाचन सूची में अपना नाम दर्ज कराने का, तथा 326 अपने लिए चुनाव करने का अधिकार, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने का अधिकार तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार आपको समान रूप से देता है देश के प्रत्येक नागरिक को। और सामाजिक जो समानता है, आर्टिकल 39 जो आपके राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत दिया गया है, उसमें सामाजिक समानता की यहाँ पर बात की गई है। समानता का तात्पर्य मैंने इसके पहले भी बताया था अभी आप लोगों को कि भारत के संविधान में समानता का तात्पर्य समानों में समान की बात करना। तो अर्थात भारत में प्रत्येक वर्ग के लिए जो एक समान है उसके लिए समान अधिकार दिया जाता है। इसकी बात करता है हमारे संविधान में प्रस्तावना में समानता शब्द का ये तात्पर्य होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं स्वतंत्रता, जिसका तात्पर्य होता है लिबर्टी। इसको हम लोग समझे इसके पहले जरूरी हो जाता है कि हम स्वतंत्रता तथा जो आज़ादी है यानी कि फ्रीडम जो है, इसकी बात अर्थात इन दोनों को भी समझ लें। प्रस्तावना में जो शब्द यूज किया गया है स्वतंत्रता, इसका तात्पर्य है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसको समझने के लिए आप कुछ समय के लिए बुद्ध को समझने का प्रयास करें। ये एक दार्शनिक विचारधारा है जो हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द यूज किया गया है। यह एक दार्शनिक विचारधारा बन जाती है। किस तरीके से दार्शनिक विचारधारा बनती है? देखिए, बुद्ध के हिसाब से आप इसे समझने का प्रयास करिए, किसी भी उस दार्शनिक के हिसाब से समझने का प्रयास करें जिन्होंने आगे चल करके एक धर्म के रूप में जाने गए। बुद्ध की अगर हम बात करें तो उनके दिमाग में एक विचार आया, समझने का प्रयास करिएगा। उनके दिमाग में एक विचार आया, उस विचार की उन्होंने अभिव्यक्ति की, उसे दूसरों को बताया, उस पर लोगों ने विश्वास किया, और जब लोगों ने विश्वास किया तो वो एक धर्म बन गया और लोग उसकी उपासना करने लगे। इस तरीके से एक दार्शनिक विचारधारा बनता है यहाँ पे। अर्थात एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपने उच्च विचारों के साथ उपासना की स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। इस तरह से हमारी प्रस्तावना जो है स्वतंत्रता की बात करता है। और किस प्रकार की स्वतंत्रता? अगर हम भारत की प्रस्तावना की बात करें और भारत के मूल अधिकारों की बात करें
तो मूल अधिकारों में फ्रीडम शब्द यूज किया गया है, राइट टू फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको 6 प्रकार के स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं आपको दी जाती हैं वो किसके अंतर्गत आता है, वो इसके अंतर्गत आता है। और जो दार्शनिक रूप से आपको प्रस्तावना के अंतर्गत दिया जाता है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि एक किस प्रकार की विचारधारा है, दार्शनिक विचारधारा, एक दार्शनिक विचारधारा बन जाती है, एक दार्शनिक विचारधारा होगी। इस तरीके से भारत में जो स्वतंत्रता है अर्थात प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है हमारे संविधान के अंदर प्रस्तावना में, वो हमें विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान कराता है। इसके अलावा जो राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुता शब्द है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। प्रस्तावना के अंतर्गत अगला शब्द जो है वो बंधुता को समझते हैं। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहाँ पर आकर के जो भी इसकी शब्दावली है वो पूर्ण हो जाती है। बंधुता से तात्पर्य है कि बंधुता का सीधा तात्पर्य पहले तो आप ये समझिए कि भाईचारे से है। बंधुता का जो सीधा तात्पर्य है वो भाईचारे से है। इस भाईचारे का क्या मतलब है? इस भाईचारे का तात्पर्य है कि बंधुता की संकल्पना पंथ निरपेक्षता की संकल्पना से कहीं अधिक है, ये उससे व्यापक है, बड़ा है। यह धर्म तथा राजनीति के पृथक्करण, धर्म की स्वतंत्रता, सभी धर्मों के प्रति समान आदर से भी कहीं ऊपर उठ जाता है। अर्थात इसमें देश के सभी नागरिकों के बीच में, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है या फिर वो केरला का रहने वाला है, उसके बीच में एक बंधुता की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिकों के बीच में एक भाईचारे की भावना की बात की जाती है यहाँ पर बंधुता के अंतर्गत। अर्थात जो हमारी प्रस्तावना है वो इस प्रकार के आदर्श को प्रस्तुत करती है बंधुता के माध्यम से। इसके बाद व्यक्ति की गरिमा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पर शामिल किया गया है आपके प्रस्तावना के अंतर्गत, तो है व्यक्ति की गरिमा। इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, छुआछूत का अंत यहाँ पर किया गया है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाने के लिए हुआ करता था। जैसे कि जो भी दलित वर्ग होगा या जो पिछड़ा वर्ग होगा उसको समाज से बहिष्कृत माना जाता था। तो इस चीजों को समाप्त किया गया हमारे भारतीय संविधान के द्वारा और उसको कहीं ना कहीं व्यक्ति की गरिमा के अंतर्गत हमारे प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अर्थात आर्टिकल 17 में दिए गए मूल अधिकारों में उद्देश्य का अस्पृश्यता के आचरण का अंत करता था, जो कि मनुष्य की गरिमा का कहीं ना कहीं अपमान करता था। तो आर्टिकल 17 के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग व्यक्ति की जो गरिमा है, उसकी जो मान मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, उसको हम लोग ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे कि अगर समान योग्यता वाले अगर 2 व्यक्ति हैं और उनमें अगर एक व्यक्ति को हम अधिक सम्मान देते हैं और दूसरे व्यक्ति को नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं उसकी गरिमा को ठेस पहुंचता है। तो इस तरीके से आर्टिकल 18 के द्वारा जो उपाधियों का अंत किया गया उससे भी व्यक्ति की गरिमा की रक्षा यहाँ पर की जाती है। इसके बाद अगला शब्द आपको मिलता है राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। संविधान के आर्टिकल 51 का ए जो मूल कर्तव्यों की यहाँ पर बात की जाती है, तो मूल कर्तव्यों में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए एक इसका कर्तव्य बना दिया गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी एक जरूरी शब्दों के माध्यम से प्रस्तावना में शामिल किया गया। अगर हम एकता शब्द को और अखंडता शब्द को अलग अलग एक्सप्लेन करें तो ये पता चलता है कि एकता का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि देश के नागरिकों के बीच में एक भौगोलिक जुड़ाव की अगर हम बात करते हैं उसे हम एकता कहते हैं। क्या तात्पर्य हुआ इसका कि भौगोलिक जुड़ाव, अर्थात देश के सीमा के अंदर, देश के सीमा के अंदर जो हमारी सीमा रेखा है उसके अंदर जो लोग रहते हैं, उसके अंदर जो लोग रहते हैं उनके आपस में जो जुड़ाव है, जो भौगोलिक तौर पर जुड़ाव है देश के प्रति, वो एक प्रकार की एकता को यहाँ पर दर्शाता है। इसको आप एक दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो यहाँ से भारत का रहने वाला है, जो यहाँ से किसी दूसरे देश में चला गया है और वो उत्तर प्रदेश का अगर रहने वाला है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और ये दोनों की मुलाकात किसी तीसरे देश में, जैसे कि अमेरिका में अगर उन दोनों लोगों की मुलाकात हो जाती है, तो उनमें जो आपसी जो लगाव आएगा, जो उसमें अपनापन आएगा, उस चीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है कि वो देश के
अंदर के लोग हैं, अगर कोई व्यक्ति वहाँ से पाकिस्तान का मिल जाता है तो जो मन में विचार आएंगे, जिस तरह की विचारधारा हमारे दिमाग में उस समय आएगी, उतना लगाव उस पाकिस्तान के व्यक्ति के प्रति नहीं आएगा। हो सकता है नफरत भी आने लग जाए उसके प्रति। लेकिन अगर हम भारत के किसी व्यक्ति को, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला है, आप कहीं के भी रहने वाले हैं, और भारत की सीमा के अंदर अगर वो रहता है, तो उसमें हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि एक प्रकार का जुड़ाव नजर आता है। तो उस प्रकार की एकता को हम क्या कहते हैं? एकता। देश के नागरिकों के बीच भौगोलिक जुड़ाव की यहाँ पर बात की जाती है। और अगर हम अखंडता की बात करें तो देश के नागरिकों के बीच जो मानसिक जुड़ाव होता है, मानसिक रूप से जो जुड़ाव होता है उसको हम, तो ये मानसिक जुड़ाव थोड़ा देखने को कम मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपके बगल में अगर कोई केरल का व्यक्ति आकर रहने लग जाए तो आप उसके प्रति वो भावनाएं नहीं प्रकट कर पाएंगे जो कि अमेरिका में मिलने वाला केरल के व्यक्ति के प्रति आप कर पा रहे थे। तो अमेरिका में एक व्यक्ति जो केरल का रहने वाला है आपसे मिल रहा है, तो इस प्रकार के जुड़ाव को हम एकता के अंतर्गत शामिल करते हैं। एक प्रकार का भौगोलिक जुड़ाव हो जाता है। और जो मानसिक जुड़ाव है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? ये सामान्यतः कम मिलता है। इसी की वहाँ पर बढ़ाने की बात की जाती है। अखंडता शब्द यहाँ पर जोड़ने का यही तात्पर्य रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को, अपने देश के अंदर रहने वाला कहीं का भी व्यक्ति है, उसके प्रति एक सम्मान की भावना या एक उसकी प्रतिष्ठा, उसकी जो मान मर्यादा है उसका सम्मान करें हम। इस तरीके की जो विचारधारा है वो एकता के अंतर्गत शामिल करता है। अर्थात देश के नागरिकों के बीच में जो मानसिक जुड़ाव है इसकी बात करता है अखंडता। तो एकता और अखंडता को यहाँ पर समझने की आप लोग अच्छे से कोशिश करिएगा। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। एकता भौगोलिक जुड़ाव की बात करता है, जबकि अखंडता मानसिक जुड़ाव की बात यहाँ पर करता है। यहाँ पर आपकी शब्दावली जो है ये समाप्त हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरीके से इसे समझ चुके होंगे, अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपने नहीं समझा है तो पहला और दूसरा वीडियो दोनों आप लोग एक साथ देखें, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाएंगे। अब इस प्रस्तावना को लेकर के सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो इसका तीसरा भाग होने वाला है, जिसमें हम इसके संवैधानिक स्थिति पर बात करने वाले हैं कि हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय रहे हैं, संविधान में जो संशोधन हुए हैं और तमाम प्रकार की राजनीतिक घटनाएं जो इसको लेकर के हुई हैं, उन सभी उसी तीसरे भाग में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा वो बड़ा हो सकता है, तो इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक हमारे साथ जुड़ें और मिलते हैं तीसरे भाग में। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए। ये जो एडवांस पॉलिटी के नाम से सीरीज को चलाया जा रहा है, ये उसका पहला टॉपिक है। तो इसलिए आप लोग इसके साथ जुड़िए और इसमें इसी तरीके से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। जहां पर भी आपको जो समझ में नहीं आ रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, उसे हल करने की कोशिश की जाएगी। अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में आप मेरे साथ इस सीरीज के साथ जुड़ें, लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले और सबसे इंपॉर्टेंट भाग में। इसके संवैधानिक स्थिति को देखने का हम प्रयास करेंगे, प्रस्तावना के संवैधानिक स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे, उसे समझने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।